आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, शानशाह की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः अपने पुत्र पीयूष के प्रेरणा से आपको 151वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में भ्रूण हत्या से निजात दिला समाज की उचित सेवा के संदर्भ पर प्रकाश डाला गया है। आगे, जयपुर से 10 किलोमीटर दूर अंबड़ तहसील में रामदयाल अपने परिवार सहित रहते थे। परिवार में उनका पुत्र शिवदयाल, बेटी मनोरमा एवं पत्नी सावित्री। रामदयाल जयपुर में मानसरोवर कॉलोनी में परचून की दुकान चलाते थे। इसके अलावा 3 बीघा खेतिया जमीन भी थी, जिस पर आल बढ़ाई पर किसी अन्य परिवार से खेती कराते, जिससे उनको वर्ष भर का अनाज प्राप्त हो जाता था। बहुत सुचारू रूप से गृहस्थी चल रही थी। अचानक महामारी के कारण 2 दिन के अंतराल में अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई। अब दुकान उनकी पत्नी सावित्री संभालने लगी। उस वक्त पुत्र शिवदयाल 12 वर्ष एवं बेटी 8 वर्ष की आयु थी। माँ ने अथक परिश्रम एवं धैर्यपूर्वक विपरीत परिस्थितियों को साहसपूर्वक सामना करते हुए पुत्र को बीए तथा बेटी को हायर सेकेंडरी पास करा दिया। अपने गांव प्रधान की सिफारिश पर बेटे को अकरोला गांव, जिसकी आबादी लगभग 20,000 की होगी, प्राइवेट संस्था स्कूल में एलडीसी के पद पर लगवा दिया। लगभग 2 वर्ष उपरांत उसी गांव की सुयोग कन्या दमयंती से पुत्र का विवाह भी करा दिया। उसके लगभग 1.5 वर्ष के उपरांत बेटी मनोरमा का विवाह भी चाकसू, जो जयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, करा दिया। पिता के देहांत पश्चात माँ तो मानसरोवर कॉलोनी जयपुर में दुकान चलाने में व्यस्त रहती तथा बहू को भी बेटे के साथ अकरोला में ही शिफ्ट करा दिया। अकरोला में शिवदयाल परिवार के साथ आनंदपूर्वक रह रहा था। एक पुत्र का जन्म हो गया था। सब ठीक ठाक चल रहा था। स्कूल से आधे फरलांग पर ही किराए के मकान में रहते थे। पुत्र लगभग 5 वर्ष का हो गया था। माँ उसको घर पर ही शिक्षा प्रदान करती थी। रविवार का दिन था। शिवदयाल जो बरामदे में अखबार पढ़ रहा था, अचानक बेटे हरदयाल से पूछने लगा कि मातृभाषा में अपनी माँ के साथ घटी घटना को बतलाओ। पुत्र ने प्रत्युत्तर में पूछा कि आपका मतलब माँ की भाषा में? शिवदयाल ने कहा कि हाँ, माँ की भाषा में ही वर्णन करो। पुत्र ने उत्तर में जवाब दिया, तो सुनो। अरे कमीने की औलाद, आन दे तेरे बाबू को। चादरे पर जो तूने सब्जी और दूध फैलाया है, अब तेरा बापू ही जाकर साफ करेगा और चादरा भी धोएगा। संवाद सुनकर माँ लज्जित से बैठी रही। पुनः स्कूल के नज़दीक घर होने के कारण आए दिन स्कूल का स्टाफ लंच में खाना खाने के बाद शिवदयाल के घर चाय पीने आ धमकते थे। एक दिन लंच में स्कूल स्टाफ घर आया हुआ था। चाय की पत्ती अकस्मात नहीं थी। दमयंती ने इशारे से पति से कहा कि चाय पत्ती का इंतजाम कर दो, लेकिन पति ने जब यह काम पत्नी पर ही टाल दिया तो उसने कटोरी लेकर बच्चे को
पड़ोस से चाय पत्ती लाने के लिए तैयार किया। 5 वर्ष का बच्चा पड़ोसन की यहाँ कटोरी लेकर गया और चाय पत्ती देने का आग्रह किया। तो पड़ोसन ने बातूनी बच्चा होने के कारण पूछ लिया कि और क्या कहा तेरी माँ ने तुझसे? तो प्रत्युत्तर में बच्चे ने सहज ही कह दिया कि माँ ने कहा है कि यदि सामने वाली डायन चाय पत्ती देने से मना कर दे तो उस मकान के बाएं वाले मकान में जो चुड़ैल रहती है उससे लेकर आना। बच्चे की सरलता से मुस्कुराते हुए पड़ोसन ने चाय पत्ती बच्चे को बहुत प्यार से प्रदान कर दी, साथ ही चॉकलेट भी। कुछ दिन उपरांत फिर जब स्कूल का स्टाफ चाय पीने के उद्देश्य से शिवदयाल के घर आया तो पत्नी ने इशारे से पति को बुलाकर चीनी घर में उपलब्ध न होने की शिकायत की। तब पति ने फीकी चाय ही लेकर आने को कह दिया तथा कहा कि सिचुएशन को मैं संभाल लूँगा। ट्रे में फीकी चाय रखकर पत्नी जब चली गई तो शिवदयाल ने अपने दोस्तों से कहा कि ट्रे में रखी चाय में 1 कप फीकी चाय है और जिसके भी हिस्से में आएगी अगली सप्ताह उसे अपने घर पर हम सबको पार्टी देनी होगी। परिणाम स्वरूप सबने चुपचाप फीकी चाय पी, बल्कि एक मित्र ने कहा, यहाँ तक कहा कि आज चाय में चीनी कुछ ज़्यादा ही डाली है। सब कार्य सुचारू रूप चल रहा था कि अचानक स्कूल मैनेजमेंट बदल गया, जिसके कारण नए रिक्रूटमेंट में दुर्भाग्यवश शिवदयाल का नाम नहीं था। परिणाम स्वरूप शिवदयाल बेरोजगार हो चुका था। पत्नी दमयंती भी हायर सेकेंडरी पास थी। लगभग 6 माह तक अथक प्रयास के उपरांत एक दिन पत्नी दमयंती ने अपनी सहेली की सलाह एवं मदद से अपने निजी निवास अंबर, जो जयपुर से मात्र 10 किलोमीटर दूर स्थित था, एक बोर्ड लगवाया जिसमें लिखवाया, यहाँ बांझ औरतों का शर्तिया इलाज किया जाता है। सफलता न मिलने पर पाई वापस की जाती है। नंबर 2, प्रेग्नेंट महिलाओं की डिलीवरी सुयोग गायनोलॉजिस्ट द्वारा की जाने की समुचित व्यवस्था है। नंबर 3, बाल रोग विशेषज्ञों द्वारा बालकों की इलाज की समुचित व्यवस्था है। कृपया रजिस्ट्रेशन हेतु शीघ्र पधारें। ग्राउंड फ्लोर पर गैलरी में रजिस्टर हेतु पति को बिठा दिया गया। उसके साथ ही बेडरूम रूम में पुरुषों को बैठने की व्यवस्था थी। उसके बगल वाले कमरे में बाल रोग विशेषज्ञ तथा गायनोलॉजिस्ट की बैठने की निर्धारित समय के अलावा चिकित्सा की समुचित व्यवस्था थी, जो कि आवश्यक होने पर हायर किए जाते थे। ऊपर टेरेस पर 3 कमरों में एक में व्यवस्थापक के रूप में दमयंती बैठती थी। उसी में मेडिकल चेकअप टेबल की भी व्यवस्था थी। दूसरा कमरा डिलीवरी रूम था एवं तीसरा कमरा जच्चा बच्चा वार्ड था। निजी रजिस्ट्रेशन 10,000 देकर करवा सकते हैं। उसके बाद ब्लड टेस्ट की भी समुचित कंपाउंडर द्वारा व्यवस्था थी, जो कि साथ में एक प्रेस्क्राइब फॉर्म भी भरता था। प्रथम वर्ष केवल 3 बांझ औरतें ही रजिस्ट्रेशन हेतु आई थीं। सौभाग्य से तीनों ही सफल होकर लौटी थीं, जिसके कारण उनकी अस्पताल में द्वितीय वर्ष में अब रोजाना 10-12 बांझ महिलाओं का रजिस्ट्रेशन तथा डिलीवरी होने लगी। अब डिलीवरी भी बिना कोई इंक्वायरी के प्राथमिकता एवं सब्सिडी द्वारा व्यवस्था थी। उनका हॉस्पिटल अपने इलाज के अलावा जयपुर में भी काफ़ी मशहूर होने लगा था। प्रथम तल पर केवल महिलाओं का ही प्रवेश था। पुरुष
उपस्थिति नीचे बेडरूम रूम तक ही सीमित थी। 2 औरतें बुर्का पहनकर हर 2 दिन बाद आती थीं तथा लगभग 1 घंटे बाद वापस चली जाती थीं। ननद मनोरमा की शादी को लगभग 3.5 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उनकी घर संतान न होने के कारण तनाव बना रहता था। कई बार उसके पति दूसरी शादी करने की धमकी भी दे चुके थे। मनोरमा ने अपने भाई से अनुरोध किया कि भाभी से मेरा इलाज भी करवा दो ताकि मेरे घर की समस्या का निराकरण हो सके, लेकिन हर बार भाभी दमयंती बात टालकर कह देती कि कोई बात नहीं, ननद की दूसरी शादी करवा देंगे, लेकिन उनका इलाज संभव नहीं है। ननद ने सोचा कि प्रारंभ में मैंने भाभी को बहुत सताया था, शायद उसका बदला लेने हेतु वो मेरा इलाज के लिए मना कर रही होंगी। एक दिन पति शिवदयाल बहन की ओर से दमयंती के पैर पकड़कर अत्यंत विनम्रतापूर्वक पुनः आग्रह किया कि बहन का घर उजड़ जाएगा, अब उसका केस भी अपने हाथ में ले लो। रजिस्ट्रेशन फीस मैं अपनी ओर से जमा कर सारा ऊपरी खर्चा बहन करूँगा। लेकिन दमयंती ने आग्रह पर कोई विचार ही नहीं किया और एक दिन बहन को कोर्ट से तलाकनामा स्वीकृत हो गया। फलस्वरूप बहन पियर अंबर आ गई। अब बहन भी नीचे क्लिनिक में बैठने लगी। एक दिन पर 2 औरतें बुर्का पहनकर अक्सर आती थीं और लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद वापस जाती थीं। तब बहन ने गौर किया, इन बुर्का वाली महिलाओं में से एक के पैर पुरुषों जैसे हैं। अतः लौटते वक्त शिवदयाल ने उन्हें रोककर पूछा कि आप लोग कौन हो? आपके पैर पुरुषों जैसे हैं, दिखलाई पड़ते हैं। तो प्रत्युत्तर में एक ने कहा कि हम बांझ औरतों की इलाज करवाने में सहायता हेतु नियुक्त किए गए हैं, कहकर चली गई। एक दिन शिवदयाल जिज्ञासापूर्वक प्रथम तल पर अचानक पहुंच गया, जिसे देखकर लगभग चीखती हुई पत्नी ने धक्का देकर वापस जाने का सख्त आदेश दिया। इस घटना से बहन भाई में और भी जिज्ञासा जागृत हुई कि आखिर बांझ औरतों का यह हायर सेकेंडरी पास पत्नी किस प्रकार सफलतापूर्वक इलाज करती है। अतः एक दिन जैसे ही वो बुर्का वाली 2 महिलाएं प्रथम तल पर पहुंची ही थीं कि उनके पीछे पीछे बहन भाई भी बुर्का पहनकर पहुंच गए, जिन्हें दमयंती निर्देश दे रही थी कि इसी ब्लड ग्रुप के बच्चों का निर्दिष्ट दिवस पर किसी भी NGO से व्यवस्था करें। वार्ता सुन दोनों बहनों ने अपना बुर्का हटा दिया, जिसे देखकर दमयंती अचंभित होती हुई धीरे से बोली कि यहाँ किसी भी बांझ औरत का चिकित्सा प्रणाली से इलाज नहीं होता है। मैं तो केवल अनाथ बच्चों को, ज़रूरतमंद बांझ औरतों को बच्चे इस तरह उपलब्ध कराकर घर बसाती हूँ और माँ एवं बच्चों की ज़िंदगी पुनः ससम्मान बसाने में सहायता करती हूँ। दमयंती के उच्च कार्य व भावना से पति एवं ननद अत्यंत प्रभावित होते हुए उसे ससम्मान प्रणाम करते हुए वापस लौट आई। आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, कृपया मेरी कृति कैसी लगी? कृपया अपनी लाइक, फॉलो व सब्सक्राइब कर मेरा उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।